हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग पिछले 2 क्लास से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 12 क्लास पॉलिटिकल साइंस विषय का है, बट इस टॉपिक में या ये पाठ को पढ़ने के बाद आप 12 क्लास में जितने प्रकार का क्वेश्चंस आता है, बीए में भी क्वेश्चंस आता है, एमए में भी क्वेश्चंस आता है, साथ ही जो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आता है उसमें से आपको मिल जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस पार्ट से, क्योंकि हम उसी अनुसार से वीडियो को कट पेस्ट करके जो है उठाए हैं, हर जगह से कलेक्ट करके लिए हैं, ताकि इससे बाहर क्वेश्चंस ना तो 12 में आएगा ना एमए में आएगा, और फिर यूजीसी नेट में तो आता ही आता है। तो आइए जानते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये चौथा पाठ है। इससे पहले 3 पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये चौथा पाठ जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का भी 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो टॉपिक है, ऐसे पता नहीं चलता है कि ये क्या है, सत्ता क्या है, वैकल्पिक केंद्र। लेकिन जो 12 क्लास का जो बुक है, जो पहला बुक है, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से है, यानी समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति का ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। और वो भी सिस्टमैटिक तरीका से है। जैसे सबसे पहले विश्व युद्ध है, शीत युद्ध है, शीत युद्ध। और हम लोग जानते हैं कि शीत युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद की स्थिति है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लड़ा गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का लड़ाई हो रहा था। और शीत युद्ध से पहले अमेरिका और सोवियत संघ मीन्स रूस, प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड विश्व युद्ध दोनों जो है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिल के लड़ा था। फिर ऐसी कौन सी घटना हो गई जो शीत युद्ध दोनों अलग अलग, दोनों के बीच की लड़ाई हो गई। तो ये भी सिस्टमैटिक ढंग से है। जैसे शीत युद्ध हो गया, फिर उसके बाद शीत युद्ध के बाद जो टॉपिक आता है दूसरा है, और तीसरा है कि दूसरा टॉपिक्स है द्विध्रुवीयता का अंत। यानी कि 2 ध्रुव, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरा वर्ल्ड जो है 2 ध्रुव में बट गया था। एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका। और जितने भी छोटे छोटे देश थे वो सारे इन दोनों देशों में जो है जुड़ता चला गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद 90-91 के बीच आते आते क्या होता है कि शीत युद्ध, ये सोवियत संघ जो है विघटन हो जाता है और बच जाता है एक, कौन? अमेरिका। तो अमेरिका शक्तिशाली स्टेट बन जाता है। और फिर अमेरिका जो है कुछ उस बीच मनमानी भी करते हैं। और वही मनमानी के जस्ट बाद चौथा टॉपिक आता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी शक्ति का, इस शक्ति का कुछ वैकल्पिक संस्था या कुछ केंद्र है या नहीं, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को हम 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हाँ, ऐसा कुछ संस्थान भी है, ऐसी कुछ घटनाएं भी है जो कि सत्ता के वैकल्पिक बातें या कुछ विकल्प इसका भी है, जिसमें कि 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे तीसरा में आइए जानते हैं कि शीत युद्ध।
इसके पहले हम लोग आसियान को पढ़े। आसियान जो कि एशिया के हैं, एशिया महादेश के विकासशील देश हैं, जो कि ये एक संगठन बना और ये संगठन जो है मिल के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो अमेरिका था, अमेरिका के अगेंस्ट में जो है कि सारे पूरी तरह से जो है हम अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहेंगे और हम लोग जो है जो विकासशील देश हैं, सबको सब कुछ का ज़रूरत है तो हम लोग आपस में मिलजुल के करेंगे, उनके ऊपर निर्भरता हम लोगों का कम होना चाहिए, जिसके लिए आसियान आया। अब आगे इसका जो है माओ के नेतृत्व में चीन का विकास भी होता है, क्योंकि चीन भी हम ही लोग के देश के आगे पीछे जो है आज़ाद होता है। वो भी 48 में, हम लोग 47 में हुए। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में एक और बातें आई थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, गुटनिरपेक्षता, यानी कि जो विश्व युद्ध चल रहा था उस बीच में जो हम लोगों का देश, जो भारत आज़ाद हुआ, भारत देश के साथ साथ और भी 2-3 देश जो आज़ाद हुआ, तो इन लोगों ने मिल करके गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई कि नहीं, हमको ना रूस में शामिल होना है ना अमेरिका में शामिल होना है, हमें जो है दोनों से अलग रहना है, क्योंकि हमें दोनों से ज़रूरत है। तो इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति भी वैकल्पिक केंद्र के रूप में आया, आसियान भी आया और चीन भी आ रहा है। चीन जो विकास कर रहा है माओ के नेतृत्व में, ये भी विकल्प के रूप में आया। तो माओ के नेतृत्व में चीन किस प्रकार से विकास किया, आइए हम इसे जान लेते हैं। 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उसे आइए हम लोग पॉइंट्स के रूप में जानते हैं। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। उसके पास जितना भी ताकत था, आर्थिक, राजनीतिक, सारा जो है उद्योग में लगा दिया, उद्योग को खड़ा किया। दूसरा है कि चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो क्या पहल किया गया, इसकी चीन जो है अपने सुधार के लिए कौन सा पहल अपनाया गया, ठीक है, इसे आइए जानते हैं। पहला जो पहल अपनाया कि चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर लिया। 1972 में सबसे पहला काम किया कि अमेरिका से संबंध को तोड़ लिया। दूसरा, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। याद रखिएगा, 4 प्रस्ताव रखे। 78 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों द्वारा खुले द्वार की नीति की घोषणा की, जो कि भारत यही चीज 1991 के आसपास जो है ओपन सिस्टम को लागू किया, खुली द्वार की नीति। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, खेती का निजीकरण कर दिया गया 1982 में, याद रखिएगा टाइम, ये यूजीसी नेट में आता है। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज स्थापित किया गया। ये यूजीसी नेट में आता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस वर्ष स्थापित किया गया या ये किस देश की विशेष आर्थिक नीति है। और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। लेकिन ये जो
सुधार किया गया, सुधार की जो पहल किया गया, इसका कुछ नकारात्मक पहलू निकल के आया। क्या नकारात्मक पहलू निकल के आया? पहला है, यहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं होने लगा। दूसरा, पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ने लगी। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं रहा। जाहिर सी बात है, अगर सारी संपत्ति आप निजी हाथ में दे दो तो वो तो अपनी मनमाजी करेगी। आपको सरकार को जो टैक्स लेना है वो तो उससे बांधेगा, वो चुपचाप टैक्स दे देगा। जब टैक्स सरकार को मिल जाएगी तो सरकार क्यों उसको टोकेगा? तुम कैसे चला रहे हो? वो तो मनमानी तरीका से चलाएगा ही। जहाँ 4 कर्मचारी का जरूरत पड़ेगा वहाँ 1 कर्मचारी रखेगा, क्योंकि सरकारी नियम कानून तो कुछ है नहीं। चौथा है, गांव व शहर के और तटीय भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ गया। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाया। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। चीन के जो है भ्रष्टाचार जो बढ़ा, उससे और जो है नकारात्मक बातें निकल के आई। अब आइए, भारत और चीन के साथ में क्या संबंध रहा। 1900 विवाद के क्षेत्र कुछ है, इसे हम पहले जान लेते हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, ये भी एक विवाद का क्षेत्र बना। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता रहा। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। यूएनओ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया तो चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया। ये रहा चीन का भारत से विवाद का। आगे और है कि भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया। आगे है कि चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड जो है, जो कि पाक से होती हुई गुजरेगी, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहते हैं, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। 9 वर्ष 1917 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों के मध्य लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सहारा भी गया। ये रहा दोनों देशों के बीच विवाद का क्षेत्र। अब कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो दोनों में सहयोगात्मक है, क्योंकि जब पड़ोसी है तो पड़ोसी से तो हमेशा तो विवाद रहेगा भी नहीं, और हमेशा विवाद रहेगा तो दोनों को हानि है। ठीक है, जैसे 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दों जो है या मुद्दे जो है प्रमुख हो रहे हैं। जो वैचारिक है, तनाव है, अब उसको व्यवहार में ला रहा है, व्यवहार में ला करके इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग, व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए। 4 पोस्ट याद रखिएगा, ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 पोस्ट किन देशों के बीच में खोलने का समझौता हुआ है, किन देशों के बीच में? भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत चीन या भारत अमेरिका। तो आप जानेंगे कि ये 4 पोस्ट जो है भारत और चीन के बीच है। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। 5वां है, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी भी हो गए हैं। आगे की है
कि वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे कि अन्य आर्थिक संगठनों के संबंध में एक देशी नीतियां अपनाने लगा है। ठीक है, तो ये रहा भारत चीन और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में चीन जो विकास किया माओ के नेतृत्व में, तो चीन जो है बहुत तेज़ी से विकास किया, विकसित देश में शामिल हुआ और फिर इससे जो है अमेरिका थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। धन्यवाद।